Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my new vlog. ये वीडियो जो है मैंने ईद से पहले ही फिल्म किया था, लेकिन पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गया। आज मुझे घर की थोड़ी सी जो है डस्टिंग करनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि लंच बना लूँ ताकि जो है मैं एकदम स्ट्रेस फ्री होके फिर सफाई वगैरह कर सकूँगी। और आपको पता ही है कि इंसान अगर एक बार क्लीनिंग में लग जाए तो एक के बाद एक काम निकल ही आता है। लंच पे आज सिंपल सी सब्ज़ी बन रही थी आलू पालक की, और तड़के में जो है मैंने यूज़ किया थे प्याज, आलू और टमाटर, सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो घर के बेसिक से मसाले होते हैं वही डाल के मैंने दम पे पकने के लिए इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। साइड में जो है सब्ज़ी बन रही थी और साथ ही साथ मैं किचन को भी समेट रही थी। कुकिंग के साथ साथ अगर किचन को भी समेट लो ना साथ ही, तो जो है टाइम भी बच जाता है और काम भी जो है वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कुछ बर्तन जो है वो डिशवॉशर में चले गए थे और कुछ को जो है वो हाथ से धोना पड़ता है, तो मैं यहाँ बस हाथ से धो रही थी। पालक को मैंने धो के स्ट्रेन होने के लिए रख दिया था और रफली चॉप करके हम यहाँ पे सब्ज़ी में ऐड करेंगे और ढक के जो है उसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और ये सब्ज़ी 10 मिनट में तकरीबन तैयार हो जाएगी आपकी। पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपल सी एकदम जो है आपकी सब्ज़ी रेडी है। आज ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए बना रही थी आंवले का जूस। तो बस थोड़े से पानी ऐड करना होता है इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और एकदम फ्रेश आपको घर पे आंवले का जूस बन जाएगा। घर के काम के साथ साथ खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों के लिए भी मैं ट्राई करती हूँ कि हेल्दी चीज़ें उनको डेली रूटीन में इंक्लूड करूँ और उनको इनकरेज करूँ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। स्कूल लंच का टाइम ना बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो बच्चे मोस्टली पराठा या रोटी वगैरह नहीं खा सकते और बोलते हैं कि मम्मा टाइम आउट हो जाता है, और वो वही लंच जो है वापस ले आते हैं। तो इससे बेटर जो है मैं उनको वही देती हूँ जो वो इजीली खा सकते हैं, जैसे सैंडविच या फिर राइस वगैरह। और दोपहर में जब वो घर आते हैं तब फिर मैं उनको रोटी या पराठा देती हूँ, तो वो जो है आराम से खा लेते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लिविंग रूम की सफाई करने के लिए। लिविंग रूम की सफाई कर ही रही थी तो ध्यान में आया कि किचन के कैबिनेट्स भी क्लीन करने। डेली कुकिंग में ना थोड़ा सा तो ऑयल के छींटे वगैरह हो गया या फिर डस्ट जम ही जाती है कैबिनेट्स पे, तो सोचा लगे हाथ इसको भी क्लीन कर दूं। कहाँ मैं सिर्फ कैबिनेट क्लीन करने आई थी, और यहाँ देखिए मैंने गैस स्टोव को भी क्लीन करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करके मैंने पूरा किचन कैबिनेट,
काउंटर टॉप सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था। थोड़ी ही देर के लिए बस मैंने स्प्रे करके रखा था और बस एक टिश्यू पेपर के वाइप करने से सभी जो ग्रीस था कुकिंग का वो इजीली निकल रहा था। आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी सारी सफाई कर लूँगी, बस थोड़ा सा घर की डस्टिंग करने का ही मूड था। लेकिन जब मैंने किचन के ऊपर ये ग्रीस देखा तो सोचा कि चलो ईद की कुकिंग करने के पहले ये सभी जो है मैं क्लीन कर लूँ। और देखते ही देखते एक के बाद एक मैं क्लीनिंग करते गई और ऐसा करके मैंने सारे किचन की ही डीप क्लीनिंग कर ली। ईद के दिन घर में गेस्ट आए या ना आए, मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मेरा घर नीट एंड क्लीन हो, हाइजीनिक हो, ताकि हम मेरे घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। और सफाई करने के बाद ना मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। वो फ्रेश घर में और फ्रेश किचन में हाइजीनिक वे में खाना बनाने का मज़ा ही अलग है। और जैसा मैंने आपको कहा, एक एक करके मैंने हर उस कोने की सफाई कर ली थी जहाँ पे मैं डेली जो है डस्टिंग करती हूँ। लेकिन फिर भी अब ईद के लिए क्लीनिंग हो रही थी तो ऑब्वियसली एक भी कोना बचना मेरे हाथ से तो मुश्किल था। इंडिया में भी ना मेरी हाउस हेल्प आती थी और जब भी उससे बोलो कि दीदी चलो आज डीप क्लीन करते हैं, तो बोलती दीदी आज नहीं, मुझे दूसरे घर का काम है, कल कर लेंगे। और कल की जब बारी आती तो या तो वो छुट्टी पे होती या फिर कोई बहाना करके जल्दी चली जाती थी। तो खैर तभी मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि अपने घर का काम मुझे खुद ही करना है। तो जब भी मेरा दिल करता या जब भी मुझे ये लगता कि मुझे घर की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो मैं हमेशा अपने घर को खुद ही डीप क्लीन करती थी। और हर चीज़ के लिए ना मैं कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये काम अभी होना ज़रूरी है तो मैं खुद उठ के उस काम को कंप्लीट करती हूँ। देखते ही देखते पूरे घर की डस्टिंग हो गई थी और अब बस बारी थी तो वैक्यूम करने की। पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद तो इस वैक्यूम की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने इसको लगाया चार्जिंग पे। और एक रिलैक्सिंग सा शावर लेने के बाद मैं रेडी थी अपने बच्चों को स्कूल से वेलकम करने के लिए। लंच करने के बाद बच्चे यहाँ खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्होंने सफाई शुरू कर दी कि आज मम्मा ने घर इतना क्लीन किया है तो हम मम्मा की थोड़ी हेल्प कर देते। तो ये मेरे छोटे से हेल्पर जो है ये टेबल क्लीन कर रहे थे। तो अब बारी थी ईद के लिए स्वीट बनाने की। रात में ही मैंने ड्राई एप्रिकॉट यानी खुबानी को भीगने के लिए
पानी में रख दिया था और कम से कम 8 से 12 घंटे इसको हमें रखना रहता है पानी में। और ये फिर फूल के जो है से ऊपर आ जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके बीच में ना ये एज एक ऐसा बीज जैसा रहता है, जिसको फोड़ने पे आपको बादाम निकलेगा बीच में से, वो हमें अलग करना होता है। तो मैं इसके बीज को अलग कर रही थी और खुबानी को एक साइड में निकाल रही थी। तो एक बर्तन में हम जो है इस खुबानी को डाल देंगे और इसके अंदर मैं 3 चम्मच जो है वो शक्कर डालूँगी। कम से कम मैंने ये 1.25 किलो के आसपास यानी 250 ग्राम के आसपास ये खुबानी थी। और जो 3 चम्मच शक्कर मैं इसमें डालूँगी, 3 चम्मच शक्कर में जो है एकदम बिल्कुल मीडियम मीठा बन जाता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो और डाल सकते हैं। तो मैंने तो 3 बड़े चम्मच यहाँ पे ऐड किए हैं शक्कर के। और हम जो है अब यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे शुगर को। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, जितनी खुबानी है उतना ही पानी रहेगा। ये देखिए, बस बराबर हिसाब से पानी डालेंगे और ढक के रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ पे देखिए पानी एकदम सूख गया है। 5 से 10 मिनट में जो है ये पानी पूरा सूख जाता है और आपके जो एप्रिकॉट्स है वो अच्छे से गल जाएंगे। और आप या तो ग्राइंडर में या फिर मिक्सर में पीस लें, या फिर अगर आपको थोड़े चंकी चंकी पीस चाहिए तो ऐसे भी आप मैशर की मदद से स्मैश कर सकते हैं। इसमें से जो हमने बीज निकाले थे ना, उसको ऐसे फोड़ के उसके बीच में से हम ये बादाम निकालेंगे। जो एप्रिकॉट के बादाम थे उसको हम ऊपर से डाल देंगे और जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट डे जो है मैं यहाँ पे कस्टर्ड ले रही हूँ। पहले मैं एक लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की और फिर उसके ऊपर जो हमने एप्रिकॉट डिलाइट बनाया है वो डालूंगी और फिर उसके ऊपर जो उसके बादाम थे वो डालूंगी और थोड़ी सी चेरीज डालूंगी, हाँ, और क्रीम भी डालूंगी। तो हर एक का ना इसको असेंबल करने का तरीका अलग होता है। या तो आप इस एप्रिकॉट डिलाइट को ऐसे ही खा सकते हैं, कस्टर्ड के साथ भी खा सकते हैं, या फिर सिर्फ ऊपर से क्रीम जो है वो विप करके भी डाल सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे खाना है। लेकिन मोस्टली तो बहुत सारे लोग इसको कस्टर्ड क्रीम दोनों के साथ खाते हैं और मैंने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया, बहुत ही बढ़िया लगता है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। मेरी फैमिली में तो सबको बहुत पसंद आई ये रेसिपी। बिल्कुल सी सिंपल है और बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, तो आप कभी भी बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। तो इसी के साथ जो है मैं व्लॉग को एंड करती हूँ और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है या आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।